हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आज आपकी क्लास में क्वेश्चन लिए गए हैं प्राचीन भारत से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य और गुप्त साम्राज्य से। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और क्लास शेयर करिए ताकि और सभी व्यक्ति के पास भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बढ़िया डेटिक बीसीएल में आपको बताया जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित और योजनाबद्ध शहर था। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर था जो सबसे विकसित था और योजनाबद्ध शहर था। ठीक है, तो चलिए। और दूसरा क्या पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट ये है कि आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट जो है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है और 1922 में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज जो हुई थी वो 1922 में हुई थी। और यहाँ स्नानागार, अनाज गोदाम, कुएं और पक्की सड़कों की खोज हुई थी। ठीक है, स्नानागार, अनाज गोदाम, कुएं और पक्की सड़कों की खोज हुई थी। शहर की रचना ईंटों से बनी सुसंगठित नालियों और मकानों के साथ की गई थी। इसकी रचना जो है वो ईंटों से बनी सुसंगठित नालियों और मकानों के साथ की गई थी। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। और चलिए संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और सबसे उन्नत शहर था, जिसे 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। इसकी खोज जो की थी 1922 में, उसको राखालदास बनर्जी ने की थी। यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है और इसकी रचना इतनी वैज्ञानिक थी कि आज भी इसकी जल निकासी प्रणाली, नगर नियोजन और सार्वजनिक भवनों को देख कर आधुनिक नगरों को चुनौतियों मिलती हैं। स्नानागार, अनाज भंडार गृह और मृत मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग उच्च स्तर की संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इतिहास और पुरातत्व के साक्ष्यों के लिए यह स्थान एक अमूल्य खजाना है। ठीक है, इतिहास और पुरातत्व के लिए ये स्थान जो है एक अमूल्य खजाना से कम नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका साक्ष्य जो है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2018 में, इसका साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये तो सही बात है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से विशाल स्नानागार की खुदाई की गई थी। विशाल स्नानागार की खुदाई जो है वो यहीं मोहनजोदड़ो से की गई थी। अगर पूछे विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है, तब भी मोहनजोदड़ो ही बताइएगा। यह स्नानागार ईंटों से निर्मित था और उसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यह धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था। ठीक है, यह धार्मिक और सार्वजनिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था। इसका निर्माण सिंधु सभ्यता की उन्नत
नगर योजना को दर्शाता है। इसका जो निर्माण है वो सिंधु सभ्यता की उन्नत नगर योजना को दर्शाता है। संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का महत्व प्रमाण है। ठीक है, यह स्नानागार न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत तथा बल्कि यह भी दर्शाता है कि उस समय के लोग सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति सजग थे। ठीक है, उसके प्रति सजग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं हुआ था? चलिए बताइए, किस धातु का उपयोग नहीं हुआ था? लोहे का उपयोग नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? आप लोग क्या बताइएगा कि वो कांस्य युग की सभ्यता थी। और तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में ही खोज भी हुई थी उनकी। लोहा मतलब लौह धातु का प्रयोग इस सभ्यता में नहीं हुआ था। लौह धातु जो है उसका प्रयोग इस सभ्यता में नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग बाद के वैदिक काल में आरंभ हुआ। ठीक है, लोहे का प्रयोग जो है वो बाद में जो वैदिक काल स्टार्ट हुआ उसमें पर उसका प्रयोग किया गया था। सिंधु संस्कृति तकनीकी रूप से विकसित थी लेकिन लोहा उनके युग में नहीं था। तकनीकी रूप से जो है वो विकसित थी लेकिन उनके युग उपयोग में लोहा नहीं था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा अनुपस्थित था क्योंकि यह सभ्यता लौह युग से पूर्व की थी। इस सभ्यता में प्रमुख तांबा, कांसा और कीमती धातुएं प्रयुक्त होती थी। लोहा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार वैदिक काल में प्रचलन में आया। उपमहाद्वीप में जो है वो पहली बार वैदिक काल में प्रचलन में आया था। चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है वो आपका सी ऑप्शन होगा, लोथल से। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है और जो है वो एक प्रमुख हड़प्पा जो है वो स्थल है लोथल। यहाँ से सिंधु सभ्यता का पहला सुव्यवस्थित बंदरगाह मिला था। यहाँ से जो है वो सिंधु सभ्यता का सुव्यवस्थित बंदरगाह मिला था। और गोदीवाड़ा और जल निकासी की उन्नत संरचनाएं मिली हैं। ठीक है, यह स्थल व्यापार और समुद्री संपर्क का केंद्र था। ये जो स्थल है वो व्यापार और समुद्री संपर्क का केंद्र था। लोथल से मनके, मोहरे और वजन प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। यहीं से ही मिले हैं सारे साक्ष्य। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मिली गोदी और बंदरगाह दर्शाते हैं। ठीक है, उस समय समुद्री व्यापार और जल प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत थी। यह स्थल सिंधु सभ्यता के वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। खरोष्ठी, ब्राह्मी, हड़प्पाई लिपि, देवनागरी लिपि। चलिए बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, हड़प्पाई लिपि कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है, किस लिए। हड़प्पा लिपि द्रविड़ परिवार की एक अपठित लिपि मानी जाती है। हड़प्पा लिपि जो है वो द्रविड़ परिवार की एक अपठित लिपि मानी जाती है। यह चित्रलिपि के रूप में पाई गई। ये जो है लिपि, हड़प्पा लिपि जो है वो चित्र रूप में पाई गई। अब तक यह लिपि पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। और ये लिपि जो है वो अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। और लिपि मोहरों, बर्तनों और मोहरों पर पाई गई है।
ठीक है। ये लिपि जो है वो मोहरों, बर्तनों और मोहरों पर पाई गई है। यह लिपि सभ्यता की संप्रेषण क्षमता और प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है। ये लिपि जो है वो संप्रेषण क्षमता और प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हड़प्पा लिपि कहा जाता है और इसकी लिपि जो है उसको हड़प्पा लिपि कहा जाता है, जो चित्रों और प्रतीकों पर आधारित थी। यद्यपि इसे अभी तक पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग लेखन एवं अभिलेखन प्रणाली से परिचित थे। ठीक है, उस समय के लोग लेखन और अभिलेखन प्रणाली से परिचित थे। तो क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो क्लास को पूरी देखिएगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी 100% दी जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? चलिए बताइए। सॉरी यार, इन्वर्टर बैठ गया था। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति, इंद्र। एसएससी सीसल 2020 में पूछा गया है। तो पशुपति की पूजा करते थे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर इसका प्रमाण है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति मोहर है वो इसी का प्रमाण है। यह देवता योगासन में बैठे हुए और पशुओं से घिरे हुए दर्शाए गए हैं। ये देवता जो है वो योगासन में बैठे हुए और पशुओं से घिरे हुए दर्शाए गए हैं। पशुपति को प्राचीन शिव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, पशुपति को प्राचीन शिव के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मृत देवी की भी पूजा होती है। ठीक है, प्राकृतिक पूजा और उर्वरता के प्रतीक देवताओं की मान्यता थी इसमें, इसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपति, शिव और मातृ देवी जैसे प्राकृतिक से जुड़े देवताओं की पूजा करते थे। यह उनके जीवन में प्राकृतिक की अहमियत को दर्शाता है। पशुपति मोहर से यह भी स्पष्ट होता है कि धार्मिक प्रतीक और आस्थाएं इस सभ्यता में विकसित थी। ठीक है, इससे यह भी प्रतीक होता है कि धार्मिक प्रतीक और आस्थाएं इस सभ्यता में विकसित थी। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये तो देख ही रहे हैं आप, लोथल में हुआ था सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व, ठीक है, मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व एक स्थल था। ठीक है, यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के कपास के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता है। कपास का उपयोग जो है वो वस्त्र निर्माण के लिए होता है। यह विश्व में कपास उत्पादन का सबसे पुराना प्रमाण है और विश्व में जो है वो कपास उत्पादन का सबसे पुराना प्रमाण है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां विश्व में पहली बार कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती संस्कृति से जुड़ा है और कपास की खेती की शुरुआत का पहला ऐतिहासिक उदाहरण है प्रदान करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये तो देख ही रहे हैं, 1921 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह खोज पंजाब अब पाकिस्तान में हुई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इससे भारत की प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिली। ठीक है, यह खोज भारतीय पुरातत्व का महत्वपूर्ण मोड़ थी।
संक्षिप्त जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सैनी द्वारा की गई थी। इस खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के सामने लाया और भारत की प्राचीन शहरी सभ्यता के इतिहास को दर्शाया फिर से। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से जूते खेत के साक्ष्य मिले? चलिए बताइए। तो बी ऑप्शन सही होगा, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक, इससे कृषि की उन्नत पद्धतियों का संकेत मिलता है। खेतों में दोहराई हुई हल की रेखाएं मिली हैं। ठीक है, यह सभ्यता की कृषि पारक विशेषता को दर्शाता है और ये सभ्यता की कृषि पारक विशेषता को दर्शाता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जहां जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन में यही पूछता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान में स्थित कालीबंगा से, और जहां जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। यह प्रमाण दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग योजनाबद्ध कृषि करते थे और ये प्रमाण जो है वो दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग योजनाबद्ध कृषि करते थे, जो उस युग की उन्नतता को दर्शाता है और उस युग की उन्नतता को ये दर्शाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से अग्नि वेदी के साक्ष्य मिले हैं? चलिए बताइए। कालीबंगा से मिले हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। कालीबंगा में अग्नि वेदी जैसी संरचनाएं मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा में जो है वो अग्नि वेदी जैसी संरचनाएं मिली हैं और वेदी पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, वेदी जो है वो पक्की ईंटों से बनी थी और यह धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत हैं और ये जो है धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत हैं। अग्नि पूजा वैदिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है। अग्नि पूजा जो है वैदिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है। यह स्थल धार्मिक जीवन की झलक देता है। ये स्थल जो है वो धार्मिक जीवन की झलक देता है। तो चलिए देखते हैं। कालीबंगा वह स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदी के प्रमाण मिले हैं। ये साक्ष्य दर्शाते हैं कि उस काल में जो है वो अग्नि पूजा या धार्मिक यज्ञों की परंपरा मौजूद थी। ठीक है, ये जो अग्नि पूजा और धार्मिक यज्ञ होते हैं वो उस समय मौजूद थे, जो आगे चलकर वैदिक संस्कृत में विकसित हो गए। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा था? चलिए बताइए। तो आपको पता ही है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन ये जो है वेद ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 28 मंत्र और 10 मंडल हैं। इसमें देवताओं की वस्तुति है, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण। यह वैदिक ज्ञान का आधार है। इसे वैदिक साहित्य की जड़ माना जाता है। वैदिक साहित्य की जड़ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। और वैदिक ज्ञान का आधार किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद वैदिक काल का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें प्रमुख देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं, जैसे वैदिक धर्म और समाज की मूल संरचना को दर्शाता है। यह भारतीय सभ्यता के पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि है। ठीक, वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्ण के आधार पर हुआ था वैदिक काल में समाज का विभाजन। चलिए देखते हैं। समाज 4 वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं कि ये भुजा से उत्पन्न हुए थे, और क्षत्रिय को बोलते हैं कि ये जांग से उत्पन्न हुए थे, वैश्य को बोलते हैं कि ये जांग से उत्पन्न हुए थे। क्षत्रिय को जो बोलते हैं वो उससे क्या बोलते हैं? क्षत्रिय को कहाँ से?
क्षत्रिय को कांध से बोलते हैं और शूद्र को पैरों से बोलते हैं। विभाजन कर्म और गुणों पर आधारित था। ऋग्वेद में उल्लेख बाद में यह जन्म पर आधारित हो गया। यह सामाजिक व्यवस्था को संगठित करता था और यह वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की विशेषता थी। ये वर्ण व्यवस्था जो है वो वैदिक समाज की विशेषता थी। और प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म और गुणों के आधार पर किया गया था। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का विभाजन जो है वो कर्म और उनके गुणों के आधार पर किया गया था। जैसे क्या बोलते हैं, दूध बेचने वाला दूध ही हो जाएगा, और जो काम करता था उसको वैसे ही वर्णों में विभाजित कर दिया गया। और 4 प्रमुख वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में कार्य विभाजन को दर्शाते हैं। यह व्यवस्था सामाजिक समन्वय एक प्रारंभिक रूप थी। ठीक है, ये व्यवस्था सामाजिक प्रारंभिक रूप थी। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, चलिए बताइए। 10,552 मंत्र है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर पूछे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो आप बताइए कि 10 मंडल हैं। और अगर पूछे कि इन मंडलों में कुल सूक्त कितने हैं तो ऋग्वेद में 28 सूक्त हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, और हर सूक्त में कई मंत्र होते हैं। यह सबसे पुराना वेद है, और ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वैदिक संस्कृत में लिया गया है, मतलब संस्कृत से लिया गया। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र या सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। ये मंत्र प्राचीन वैदिक संस्कृत में रचे गए हैं और देवताओं की स्तुति, प्रकृति, जीवन और दर्शन से संबंधित विषयों पर आधारित थी। ठीक है, आधारित। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो आपका कौन था, इंद्र थे। तो इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक है, इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया। ऋग्वेदिक में सबसे अधिक उल्लेख इंद्र का मिलता है। 250 बार उल्लेख इन्हीं का मिलता है। इंद्र को बृहत्सुर वध का नायक माना जाता है। उन्हें सोमपान करने वाला शक्तिशाली देव बताया गया है। वैदिक देवता में इनकी सर्वोच्चता थी। वैदिक देवता में इन्हीं की सर्वोच्चता थी। वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। वे युद्ध, विजयी और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में उनके पराक्रम और शक्ति की अनेक स्तुति मिलती है, जिससे उनकी लोकप्रियता और महत्व का पता चलता है। वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। चलिए देखते, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल, तो 10 मंडल होते हैं, तो उसी 10 मंडल में से ये 3रे मंडल में स्थित है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, और यह मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। महर्षि विश्वामित्र को इनकी रचना का श्रेय दिया गया। ठीक है, और इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। यह वैदिक धर्म का सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। वैदिक धर्म का सबसे पवित्र मंत्र किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, चलिए बताइए क्या बताएंगे, किसे माना जाता है, ऋग्वेद को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र आध्यात्मिक प्रकाश और बुद्धि की प्रार्थना करता है और हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। ठीक, वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया, चलिए बताइए। वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया, तो ये सरस्वती नदी को कहा गया था। और ऋग्वेद में सरस्वती को नदी माता कहा गया। ठीक है,
इसे ज्ञान और संस्कृत की देवी भी माना जाता है। किसको? सरस्वती नदी को। वैदिक सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली है। वैदिक सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। अब यह नदी भूगर्भ में प्रवाहित मानी जाती है। ये नदी भूगर्भ में प्रवाहित मानी जाती है। कई पुरातात्विक स्थलों से इसके साक्ष्य मिले हैं और कई पुरातात्विक स्थल जो है वो इसी नदी के साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती नदी को वैदिक काल में नदियों की माता कहा गया। यह नदी वैदिक सभ्यता के केंद्र में थी और इसे ज्ञान, संस्कृत व शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। वैदिक काल में पंचजान किसका उल्लेख करता है? चलिए बताइए। पंच आर्य जनजातियों का उल्लेख करता है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। पंचजान का उल्लेख ऋग्वेद में है। इसमें 5 आर्य जनों की बात की गई है। पुरु, युद्ध, तुर्वस, अनु, द्रुहु। ये जन समूह भारत में आर्यों की विभिन्न वंश थे। आपस में संघर्ष और गठबंधन की घटनाएं मिलती हैं। इन जनजाति का वैदिक संस्कृत में योगदान रहा। इन जनजातियों का वैदिक संस्कृत में योगदान रहा। पंचजन शब्द वैदिक काल में 5 प्रमुख आर्य जनों पुरुष, युद्ध, तुर्वस, अनु, द्रुहु को संदर्भित करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य विस्तार और समाज का आधार बने। वैदिक काल में किस ग्रंथ को श्रुति नहीं माना जाता है? चलिए बताइए। पुराण को श्रुति नहीं माना जाता है। श्रुति वे ग्रंथ होते हैं जो ईश्वर द्वारा श्रवण से प्राप्त माने जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आते हैं। स्मृति ग्रंथ जैसे मानव स्मृति, महाभारत आदि मानव रचित माने जाते हैं। ये मानव के द्वारा रचित माने जाते हैं। और स्मृति की व्याख्या कालांतर में हुई है। स्मृति की व्याख्या जो है वो कालांतर में हुई है। श्रुति को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। श्रुति को जो है वो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। वैदिक काल में स्मृति ग्रंथों को श्रुति नहीं माना जाता था, क्योंकि उन्हें मानव निर्मित माना जाता था, जबकि श्रुति ग्रंथों को ईश्वर प्रदत्त और सबसे प्रमाणिक समझा जाता था। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक काल में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए बताइए। निकट बैठना इसका शाब्दिक अर्थ है। तो उप निकट, नीचे, पद बैठना। तो यह ज्ञान प्राप्ति की पारंपरिक विधा को दर्शाता है। उपनिषद दर्शन और आत्मा ब्रह्म की चर्चा करते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल 108 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में किस ग्रंथ में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हुआ? तो ये ऋग्वेद में। चलिए देखते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य के साम्राज्य के संस्थापक। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे, मेगास्थनीज थे, बाणभट्ट थे, नागार्जुन थे। चलिए बताइए कौन थे? तो ये जो है वो अब कौटिल्य थे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? चलिए बताइए। पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। चलिए बताइए। कलिंग का युद्ध। अशोक पानीपत का युद्ध लड़े ही नहीं थे, न तराइन का ही लड़े थे, न हल्दीघाटी का लड़े थे। तो लड़े कौन से थे? ये कलिंग का युद्ध लड़े थे। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में। मौर्य साम्राज्य में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान,
हेनसांग, मेगास्थनीज एवं बतूता। तो जो है वो मेगास्थनीज थे जो है अशोक के दरबार में आए थे। चलिए, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग हुआ था? चलिए बताइए। ब्राह्मी, खरोष्टी, हड़प्पाई, देवनागरी। तो इनकी लिपि में किस लिपि का उपयोग हुआ था? तो वो जो है वो ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? चलिए बताइए। सामंतवाद, केंद्रीयकृत शासन, जनजातीय प्रशासन, लोकतंत्र। चलिए बताइए। केंद्रीयकृत शासन। ठीक। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए। ये तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। शशि CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।